अकल बड़ी की भैंस। हाँ, कविता कहानी तो है ठीक ठिकाना। कविता सुनो, कहानी सुनो, कानों में छुपी है ताकत की चुस्की चूर। अकल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा। हर बार पड़े भैंस पे अकल का भारी डंडा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं कुछ अलग, कुछ खास देखने के लिए? एक बार फिर प्रस्तुत है आपका नया मनपसंद शो अकल बड़ी की भैंस, जिसे आप देख रहे हैं ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन चैनल पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड जी को। अकल बड़ी के भैंस एक ऐसा मंच है रिद्धि जहां कविताएं जगाती हैं विचार, गीत भर देते हैं आत्मा में उमंग, शॉर्ट वीडियो जो दिल पर छू जाएं, दो पंक्तियों की ताकत ये देती हैं दिमाग को खुराक, और जहां कहानियां बन जाती हैं मार्गदर्शक। बिल्कुल सर। सादर प्रणाम शर्मा जी, टोटली हम्बल्ड। ऐसी ऐसी कहानियों के साथ आप जुड़े हुए हैं जिस तरह से आप रेंडर करते हैं। आई थिंक इट्स रियली एक्सीलेंट। कीप रॉकिंग, keep sending some beautiful stories like this, and let's make it into a small video with all those lovely souls that you have met. My respects and regards to you always. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सफर। शुरू करें सर? बिल्कुल। सर कहते हैं कि जब पेड़ फलों से लग जाता है तो वो झुक जाता है, उसमें विनम्रता आ जाती है। आज की कहानी भी इसी विचार से जुड़ी है। क्या ख्याल है आपका मुकेश सर? हो जाए? ओके, हो जाए। मैं अभी सुनाता हूँ इस कहानी को। बिल्कुल सर। नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रभाव पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु और मानव आदि सभी को भाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े ही गर्वीले अंदाज में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? मकान, पशु, मानव या वृक्ष, जो तुम कहो मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने बड़ी ही विनम्रता से नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात? अभी लेकर आती हूँ। फिर नदी अपने जल का पूरा उसने जोर लगाया पर घास नहीं उखड़ी। कई बार जोर लगाया लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिरकार नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, मकान और पहाड़ सब उखाड़ के ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने का प्रयत्न करती हूँ, जोर लगाती हूँ तो वो नीचे से झुक जाती है ऊपर और मैं खाली हाथ ही गुजर जाती हूँ ऊपर से। समुद्र ने नदी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली उसे प्रचंड आंधी, तूफान या प्रचंड वेग भी उखाड़ नहीं सकते। क्या सीख मिली इस कहानी से रिद्धि, तुम बताओ? सर यही सीख ली कि जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है। करेक्ट। और नम्रता साधारण से व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। राइट। उम्मीद है नदी की भैंस बुद्धि ने इस बात को समझ लिया होगा सर। एब्सोल्युटली राइट। एक दौर तक वे एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे। फिर दौर बदला और दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसकी? सर मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटीज और मीडिया की। कल तक सेलेब्स अपने काम से अपनी पहचान बनाते थे। आज उसी पहचान के लिए उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ रही है। डालते हैं एक नजर इस वीडियो पर। आज के दौर में हमने सेलिब्रिटीज की एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी है जहां रियलिटी और परफॉर्मेंस की बाउंड्री धुंधली हो गई है। अब देखिए ना, पुराने सेलेब्स के समय में ना तो न्यूज़पेपर था, ना रेडियो, ना टीवी और ना ही सिनेमा।
सोशल मीडिया तो आज की उपज है, तो फिर हम कैसे याद रह गए हमें, या हम कैसे याद रखते हैं संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ज्ञानेश्वर जैसे महान संत को, या फिर गैलीलियो, न्यूटन, अरिस्टोटल, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक। जैसे जैसे मास मीडिया का विकास होता गया, वैसे वैसे सेलिब्रिटी की धारणा भी विकसित होती गई। 20वीं शताब्दी में येलो जर्नलिज्म का उदय हुआ, जिसका मूल आधार जूसी गॉसिप्स करना था। मशहूर हस्तियां कॉमोडिटीज के रूप में सामने आने लगी और उनकी प्राइवेट लाइफ्स को पीली पत्रकारिता के जर्नलिस्ट खुलेआम डिसेक्ट करने लगे। क्यों? पब्लिक फीडिंग के लिए। तो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वर्ल्ड पीस डोम के प्रांगण में। उसमें मेरे साथ एक यंग सेलिब, जिसने अपने कैरियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की थी। फिल्म का नाम था भूतनाथ रिटर्न्स। याद आया कुछ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक्टर पार्थ भालेराव की। तब मैंने पार्थ से कुछ इस तरह प्रश्न पूछे। अब मुझे ये बताओ, तुम नई पौध हो, नई जनरेशन हो, नया खून हो, नई आवाज हो, नया सुर हो, तुम जो है वो सेलिब्रिटी को कैसे देखते हो? क्योंकि एक छोटी सी चीज तुम्हें देता हूं मैं किक मारने के लिए कि आज की तारीख में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कल तुम अमिताभ बच्चन सरी के हो जाते हो, फिर तुम काला चश्मा लगा के और छुप के भागोगे। क्यों? तुमने वो हसरत जो पाई थी इसीलिए तो पाई थी कि लोग मुझे देखे जाने, फिर तुम क्यों छिपते हो मुंह छिपा करके, कोई मुझे पहचाना नहीं? बोलो जी। आपने जो लिखा है, आपका एनालाइजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही, और वो इतना माइक्रो स्केल में जाके वो स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त अभी सबके लिए। सो मुझे भी कनेक्ट हुआ वो बहुत पॉइंट्स वहाँ के, और मैं रिलेट कर पाया बहुत से पॉइंट्स के लिए। सो और वो इसलिए कि मुझे भी ये लगता है कि पहले जो था ना, किसी को सेलिब्रिटी बनना नहीं था, वो बन जाते थे, और वो बन जाते इसलिए थे कि वो सिर्फ काम करते थे। और तो मुझे भी वही लगता है कि मुझे वो अच्छा लगता है कि जब मैं छुप के भागता हूँ, तो उसका कारण ये है कि मैं इसलिए काम नहीं करता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पहचाने और मुझे देखने के लिए भीड़ हो। इससे अच्छा मुझे ये लगता है कि मेरी फिल्म देख के, मेरा परफॉर्मेंस देख के कोई रोया या फिर कोई हंसा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन ऑफ द कैमरा मुझे कितने पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले के ज़माने में, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में ऐसे लोग रहे, मतलब ऐसे ही लोग रहेंगे कि जिनको सिर्फ काम करना था। फेम और ये सब मुझे लगता है कि अभी आपने जब बताया तो मुझे कल्प्रिट मिल गया, जो येलो जर्नलिज्म आप बोले, तो वो अभी मुझे कल्प्रिट लग रहा है कि शायद उसका जन्म ना ही होता वैसे उस तरह की मीडिया का। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी सब लोगों को इतना उस चीज़ों में रस होता जो पर्सनल लाइफ में सेलिब्रिटीज़ की। और अभी जब पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा पता चल चुकी है लोगों को, तो अब लोगों को समझ में आ चुका है कि जो इनको हम जितना इनको आइडलाइज करते थे, तो उतना करना नहीं चाहिए, और उसके कारण भी अभी पता चल रहा है। सो मुझे यही लगता है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है तो सेलिब्रिटी ना बनने के पीछे रहोगे तो सेलिब्रिटी बन जाओगे शायद से। वेलकम बैक। शानदार प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मतलब है कि आप जो देखते हैं उसका वर्णन करने के लिए कभी कभी आपके पास शब्द नहीं होते, तो आप उस सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। कुछ याद आया सर? हेलो, याद आया। कहीं तुम उस वीडियो का जिक्र तो नहीं कर रही हो जिसे मैंने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शूट किया था? और बाद में है वही, और बाद में मैंने उसके गीतों के बोलों को जन्म भी दिया था। सर, वो जो वीडियो आपने मुझे बताई थी, हाँ, तो अब हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं। ओके, डालते हैं एक नजर उस वीडियो पर। भागती हुई जिंदगी, दौड़ते हुए रास्ते, खत्म न हो ये सफर खुदा के वास्ते। पैरों की शाखाएं हिला रही है हाथ, हम वालों के रही है, हमें भी चलेंगे साथ। नो पृथ्वी तेरे प्यार में
साया लंबा तो हो जाने दे। पैरों के झुरमुट से हो रही अनोखी बात, वादियां भी चल रही है साथ साथ। प्रकृति की बाहें यूं ही खुली रहे, मांग के लिए यही है बड़ी सौगात। मो प्रकृति तेरे प्यार में मुझे खो जाने दे। मैं खूबसूरत राहों पर हो रहा है जीवन का साया लंबा तो हो जाने दे। वेलकम बैक। दो पंक्तियों वाली कहानियां या कविताएं कई परस्पर जुड़े मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक कारणों से शक्तिशाली प्रभाव पैदा करती है। हर एक शब्द में बहुत अधिक वजन होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी रिद्धि, हमारा ब्रेन छोटी जानकारी को जल्दी और कुशलता से प्रोसेस कर लेता है। बिल्कुल। उसमें छिपे संदेश को याद रखना भी आसान हो जाता है। देखें क्या कहती हैं ये दो पंक्तियां। बताओ बिल्कुल सर। बताओ ये दो पंक्तियां क्या हैं, सुनोगी? सर सुनाइए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिएगा कई बार देखिएगा। क्या बात है सर। रिद्धि, ये पंक्तियां एक्चुअली मनुष्य की बहुलता यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी को बयान कर रही हैं। हर इंसान एक नहीं बल्कि कई व्यक्तियों का समूह है। एक्चुअली सर यू आर राइट। सर कहीं पिता के रूप में कोमल है, यस, तो ऑफिस में सख्त और दोस्तों के साथ मस्त मौला है। हर भूमिका में उसका व्यवहार बदल जाता है। करेक्ट। ये सभी 10-20 आदमी उसके एक ही शरीर में तो रहते हैं। एक ही शरीर में होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। साथ साथ ये पंक्तियां ये भी चेतावनी देती हैं रिद्धि कि किसी को एक बार देखकर उसके बारे में राय मत बनाइए। जिसे आप कंजूस समझते हैं वो किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है, दयालु भी हो सकता है, है ना। जिसे आप कमजोर समझते हैं वो संकट में हिम्मत दिखा सकता है। कई बार देखना इसका अर्थ है कि हर शख्स को अलग अलग परिस्थिति में, समय और भूमिकाओं में देखिए। उसके दुख सुख, क्रोध, प्रेम, सभी पहलुओं को समझने का प्रयास कीजिए। तभी आप उसकी पूरी तस्वीर पा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। जय हो आपकी, जय गुरुजी। इतना ही नहीं सर, इन पंक्तियों में छिपे जीवन दर्शन को अगर हम देखें तो हमें सहनशीलता के संदेश का भी आभास होता है। यस। कि दूसरों को जल्दी लेबल मत दीजिए, उनकी जटिलताओं को समझने का प्रयास कीजिए। यस, यू आर राइट। खुद को भी कई बार देखने को कह रही है ये दो पंक्तियां, यानी आत्मविश्लेषण। बहुत अच्छे। सोचने वाली बात है सर। अच्छा समझाया तुमने उसको, सोचने वाली बात है। आशा करता हूं कि अकल बड़ी के भैंस का ये रंग बिरंगा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक VSD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, वरना आप महरूम रह जाएंगे इन अद्भुत वीडियोस से। तुमने बोला बना देते हैं, फिर से करो। यही कि जीवन में हाँ सर। जी सर। ब्रेक बम्पर ऑफ ABKB। एक दौर तक वे एक दूसरे से ज्यादा, वापस रिपीट। तो हमें सहनशीलता के संदेश का भी, के संदेश का भी आभास होता है। ठीक है का भी सॉरी संदेश का भी, हाँ।